अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। ये आज हमारा क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9 है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पिछले टॉपिक्स मैंने आपको कवर करवाए हैं उनकी आपको बखूबी समझ आ गई होगी और आज जो टॉपिक हम लोगों ने कवर करने हैं वो ये हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो टॉपिक आज हम लोगों ने कवर करने हैं वो हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गोरिदम। अगर टाइम मिला तो हम एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। हमने अपने लास्ट चैप्टर्स में ये डिस्कस किया था कि एल्गोरिदम क्या है और इसको इस्तेमाल करने के लिए किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और अब हमारे सामने ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे इस कोर्स में शामिल हैं, जो कि एल्गोरिदम की एग्जांपल्स हैं, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम साथ साथ इनको करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। सबसे पहले एग्जांपल है टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसको बनाना है आपने और इसमें आपने ऐसे प्रोसेसेस इस्तेमाल करने हैं कि किसी भी 5 वैल्यूज़ का सम मालूम किया जा सके, फिर उनका प्रोडक्ट निकाला जाए और उसके बाद एवरेज को कैलकुलेट किया जाए उन्हीं 5 वैल्यूज़ का। अब इसमें वो 5 वैल्यूज़ तो सेम होंगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होंगी। एक बार जो हम यूज़र से ले लेंगे और फिर उन्हीं वैल्यूज़ को जो है प्लस किया जाएगा, उन्हीं वैल्यूज़ का फिर प्रोडक्ट फाइंड किया जाएगा, उनको आपस में ज़रब दे के मल्टीप्लाई करके और फिर उन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर फार्मूला लगा के एवरेज का उनका एवरेज मालूम किया जाएगा। सबसे पहले हम अपने एल्गोरिदम को स्टार्ट करेंगे स्टेप 1 से। स्टेप 1 है हमारा स्टार्ट। फिर हम आते हैं स्टेप 2 की तरफ, जो कि है इनपुट नंबर्स N0 N1 N2 N3 N4, ठीक है। तो इसमें इनपुट नंबर्स इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि हमें 5 वैल्यूज़ चाहिए। अब यहाँ पे इनपुट का इस्तेमाल हो रहा है तो आपने ये बात ध्यान से जहन में रखनी है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यूज़र से वैल्यूज़ ली जा रही हैं, यानी कि यहाँ हम अपनी मर्ज़ी की कोई वैल्यूज़ नहीं दे सकते, हमने किसी दूसरे यूज़र से वैल्यू लेनी है। अब वो कोई भी वैल्यूज़ दे तो ये इस तरह का एल्गोरिदम है। मिसाल के तौर पे अगर हम N0 N1 N2 N3 N4 को वैल्यू देते हैं 1 2 3 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, 1 2 3 4 और 5, और इन वैल्यूज़ के ऊपर बारी बारी ये ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा। साथ साथ आपने एल्गोरिदम को भी समझना है, लिखने का तरीका, और साथ साथ आपने ये देखना है कि किस तरीके से ये सोल्यूशन हम तक लेकर आएगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। सेट सम टू N0 N1 N2 N3 एंड N4। मतलब इसमें यह है कि स्टेप 3 के ज़रिए क्या होगा कि ये जो 5 वैल्यूज़ हमने ली हैं, जिनको N0 या N1 से लेकर N4 तक में वेरिएबल्स में शामिल किया गया है, इन वैल्यूज़ को प्लस किया जाएगा 1 2 3 4 5 को, और आंसर क्या आएगा हमारे पास 15। अब ये 15 आंसर सम नाम का ये जो वेरिएबल है स्टेप 3 में, इसमें क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, और अब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। इसके बाद हम आते हैं स्टेप 4 पे। सेट प्रोडक्ट टू N0 मल्टीप्लाई बाय N1 एंड सो ऑन N4। अब इसमें इन्हीं 5 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, जिसका आंसर 120 आएगा, जो कि प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल जो ये स्टेप 4 में लिखा हुआ है इसमें सेव हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे स्टेप 5 पे। सेट एवरेज टू, अब ये आगे जो लिखा हुआ है N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 डिवाइडेड बाय 5, ये एवरेज मालूम करने का फार्मूला है। क्योंकि जितने नंबर हों, ठीक है, उनको ऊपर प्लस किया जाता है फ्रैक्शन के ऊपर, मतलब नंबर्स को न्यूमरेटर में लिखा जाता है उन नंबर्स को जिनको प्लस किया जाना है, और डिनोमिनेटर में उस वैल्यू को लिखा जाता है, ठीक है, जो कि उन नंबर्स की क्वांटिटी को बता सके। जैसे N1 N2 N3 और N4 तक ये कितने टोटल नंबर्स हैं, 5 नंबर हैं, तो ये 5 की जो क्वांटिटी है इस तादाद को नीचे लिख दिया जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में, और ऊपर इन्हीं को प्लस कर दिया जाएगा, इन्हीं वैल्यूज़ को जो N0 N1 N2 N3 N4 में सेव्ड हैं, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यूज़। अब N1 से लेके N4 तक आपको वैल्यूज़ का पता है, 1 2 3 4 5, इनको प्लस करने के बाद जो आंसर आया था ऑलरेडी हमने सम में उसे ऐड कर दिया था।
लेकिन यहाँ पर इस प्रोसेस में दोबारा से इन वैल्यूज़ को प्लस किया जाएगा और डिवाइड किया जाएगा 5 के साथ। अब इन वैल्यूज़ को प्लस करने से क्या आंसर आया था 15 और नीचे क्या है 5, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 ये होगा और इसका आंसर हमें पता है 3 आएगा और फिर ये 3 आंसर एवरेज में स्टोर हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 6 में इस आंसर को डिस्प्ले कर दिया जाएगा, यानी कि सम का आंसर क्या था 15, प्रोडक्ट का आंसर क्या आया था 120 एंड एवरेज का आंसर क्या आया है 3। तो ये तीनों आंसर रिस्पेक्टिवली स्टेप 6 में शो हो जाएंगे। उसके बाद स्टेप 7 एंड हमारा एल्गोरिदम एंड हो गया। तो अब यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से इस सिंपल जो है एल्गोरिदम को हमने इन 3 फंक्शंस को करने के लिए, सम, प्रोडक्ट और एवरेज को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है, बहुत ही इजी, सिंपल और स्मॉल स्टेप्स थे और इसमें इजीली हमें समझ आ गया कि क्या प्रोसेस हो रहा है। अब चलते हैं आगे और मज़ीद एग्जांपल्स को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि उसमें हमें किस तरीके से समझाया जा रहा है कि एल्गोरिदम किस किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब यहाँ हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.6, और इसमें हमें 3 वैल्यूज़ दे दी गई हैं 25, 45 एंड 65। अब इन वैल्यूज़ को हमने इनकी एवरेज को मालूम करना है और इस एवरेज को मालूम करने के लिए हम लोगों ने ऐसा तरीक़ाकार इस्तेमाल करना है कि एल्गोरिदम भी लिखना है और उसमें यूज़र से वैल्यू अब नहीं लेनी। अब ये वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी गिवन है, दे दी गई हैं और हमने इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके एवरेज मालूम करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आपके सामने ये रहा सॉल्यूशन। अब इसको बारी बारी एग्जामिन करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में हम करेंगे स्टार्ट एल्गोरिदम। स्टेप 2 में हम लोगों को वैल्यू जो दी हुई है 25, इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि x नाम का वेरिएबल हमने लिया और उसमें हम इसे स्टोर कर लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 25। फिर स्टेप 3 पर आते हैं और एक और वेरिएबल लेते हैं y, और y के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं 45 को। स्टेप 4 में हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं z और इसके अंदर हम 65 को स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद स्टेप 5 में सिंपली हम लोग फार्मूला लगा देंगे एवरेज का, सेट एवरेज टू x प्लस वाई प्लस z डिवाइडेड बाय 3। अब x, y और z में हमें पता है कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 25, 45 एंड 65 रिस्पेक्टिवली। इन तीनों को प्लस करके 3 पर डिवाइड कर दिया जाएगा। और हमने 3 क्यों लिखा, क्योंकि टोटल क्वांटिटी ऑफ नंबर्स क्या है 3। ठीक है, 3 वैल्यूज़ हैं ना, 25, 45 एंड 65, ये टोटल 3 वैल्यूज़ हैं। तो नीचे हमने 3 लिखा है, इसको हम जब डिवाइड करेंगे 3 पर, वो आंसर आने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम x, y, z जब इन 3 वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 135। अब 135 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 पर तो हमारे पास आंसर आएगा 45। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 6 पे हम इसे सॉल्व करेंगे और आंसर 45 एवरेज में स्टोर हो जाएगा। फिर स्टेप 7 में हम इसके बाद हम आएंगे स्टेप 7 पे और स्टेप 7 पे हमारा जो एल्गोरिदम है ये एंड हो जाएगा। तो टोटल 7 स्टेप्स के अंदर हमारा एल्गोरिदम कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम इस एल्गोरिदम को एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और टेक्निक है, हम इसमें एक स्टेप मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। वो स्टेप क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। स्टेप 4 पे जाने के बाद हम स्टेप 5 जो है उसमें ये भी लिख सकते हैं, सेट सम टू x प्लस वाई प्लस z, यानी कि इन तीनों वैल्यूज़ को अलग से प्लस करके हम सम में ऐड करवा सकते हैं। इसमें क्या होगा, सिर्फ चेंज कि जो स्टेप नंबर 6 है उसमें जो फार्मूला है एवरेज फाइंड करने का वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज ऐसे होगा कि जहां हमने लिखा था x प्लस वाई प्लस जी डिवाइडेड बाई 3, वहाँ हम x प्लस वाई प्लस जी की जगह पे सम लिखेंगे, सम डिवाइडेड बाई 3। तो ये थोड़ा सा चेंज होगा फार्मूला, बाकी आगे आउटपुट एवरेज वही रहेगा सेम और हमारा जो ये एल्गोरिदम है ये यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो इस एल्गोरिदम को करने के लिए ये 2 टेक्निक्स और मेथड्स हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जो कि है एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद द गिवन मास एंड फोर्स अप्लाइड फोर्स, सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इसका जो सोल्यूशन है इंतहाई ईजी है। स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 इनपुट नंबर्स, मास एंड फोर्स में पता है कि हम लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो है फोर्स एंड मास, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब यहाँ पे फोर्स और मास की जो वैल्यू है वो यूज़र से ली जाएगी एज इनपुट। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वैल्यू हम खुद नहीं दे सकते, ठीक है, और ये वैल्यू जो है ये हम यूज़र से लेंगे। जैसे हमने पिछले अभी एग्जांपल किया उसमें हम लोगों ने वैल्यू जो है वो हमें
मिल गई थी इसलिए हमने उसे एज इनपुट यूज़र से नहीं लिया, लेकिन इस एग्जाम्पल में हमें वैल्यू यूज़र से लेनी पड़ रही है मास एंड फोर्स की, तभी हम उसे एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। फिर जिसको हम स्टेप नंबर 4 के ज़रिए प्रिंट करवा देंगे, यानी कि आउटपुट एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन एज आंसर आ जाएगी। स्टेप नंबर 3 में फोर्स को मास के साथ डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो स्टेप नंबर 3 के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन में जो है वो सेव हो जाएगा और स्टेप नंबर 4 के ज़रिए वो आउटपुट हम तक पहुंच जाएगा और स्टेप नंबर 5 के ज़रिए हमारा जो एल्गोरिदम है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यहाँ पे ये बात बहुत ही अहम है जो आपने याद रखनी है, वो ये है कि जैसे ही आपके सामने कोई एल्गोरिदम की स्टेटमेंट आती है, ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि इसका आप सोल्यूशन जो है वो लिखें, जितनी भी आपकी बुक में एग्जाम्पल्स हैं, आपने इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं एल्गोरिदम की, उसमें आपने देखना है कि मेन की पॉइंट क्या है। जैसे ऊपर ये जो अभी एग्जांपल की है हमने एक्सेलरेशन वाली, ये देखते ही हमारे माइंड में ये आ जाना चाहिए कि एक्सेलरेशन को फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद हो जाए तो आप बड़े ही अच्छे तरीके से इजीली एल्गोरिदम को लिख सकते हैं। फिर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें इनपुट में वैल्यूज़ कौन सी चाहिए और उसके बाद प्रोसेस स्टेप में उन वैल्यूज़ के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उन वैल्यूज़ का कौन सा आंसर जो है वो आएगा और हमने उसे किस वेरिएबल में स्टोर करवाना है। ये अगर कुछ बेसिक चीज़ें अगर आपको तैयार हो जाएं और आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप किसी भी एल्गोरिदम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। साइंटिफिक स्टेप्स और या अर्थमेटिक जो फार्मूलाज़ हैं ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, ये तो आपको याद नहीं होंगे ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर रियल वर्ल्ड से मुतल्लिक़ कोई भी एल्गोरिदम आ जाए आपके पास तो आप उसको आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप उसे बना सकें, ठीक है। जैसे अगर आपसे कहा जाता है कि ऑमलेट को बनाने के लिए एल्गोरिदम को लिखें, तो आपको उसके प्रोसेसेस का तो पता है, ठीक है। अगर नहीं भी पता तो आप सर्च कर लें, फाइंड कर लें और आप उसका एल्गोरिदम बनाएं और आप टेस्ट करें कि क्या आपका एल्गोरिदम जो है वो ठीक है और क्या उसके छोटे छोटे स्टेप्स हैं और क्या वो इन छोटे स्टेप्स के ज़रिए जो है सोल्यूशन ला रहा है आप तक या नहीं। आई होप आपको यहाँ तक प्रॉपर समझ आ गई होगी कि एल्गोरिदम को कैसे फॉर्म किया जाता है। आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको यहाँ तक तमाम एल्गोरिदम्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ये एक एल्गोरिदम है टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपने इस एल्गोरिदम को एग्जामिन करना है। ये आपकी होम असाइनमेंट है जो मैं आपको दे रही हूँ और याद रहे कि आपने ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी है और मुझे सबमिट करवानी है कमेंट सेक्शन में, ओके। असाइनमेंट ये है कि ये तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये एल्गोरिदम कैसे फॉर्म हुआ है, कैसे सॉल्व कर रहा है। सबसे पहले आपने ये एल्गोरिदम समझना है कि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए जो है बनाया गया है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो बेस इनटू हाइट की वैल्यूज़ को एज इनपुट ले लिया जाएगा और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। असाइनमेंट ये है कि बताया ये जा रहा है, नीचे आप आ जाएं एक्टिविटी 1.8 पर। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने इस जो ऊपर एल्गोरिदम आपको ये दिया हुआ है, आपने क्या करना है कि इस एल्गोरिदम को आपने पहले तो प्रैक्टिस करना है, उसके बाद एक्टिविटी 1.8 के हिसाब से आपने क्या करना है, इसी एल्गोरिदम को कन्वर्ट करना है ट्रायंगल बनाने के लिए, रोम्बस और ट्रापेजियम बनाने के लिए, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रही हूँ, अगर आपको इन तीनों के फार्मूलाज आते हैं तो आप इजीली इन एल्गोरिदम को फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ज़रूर आपको इसके आंसर के बारे में बताऊंगी, लेकिन तब तक आपने ख़ुद कोशिश करनी है कि आप फाइंड करके इस एल्गोरिदम को लिख सको और आप मुझे बता सको कि आपने जो सर्च की है वो किस हद तक ठीक है और आपका जो आंसर है वो आपने लिखना है कमेंट सेक्शन में और मुझे बताना है। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं रावलपिंडी बोर्ड के हिसाब से इस टॉपिक की डिस्कशन की। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिहाज से देयर इज़ नो डाउट कि इस टॉपिक की जो डेफिनेशन है, एल्गोरिदम की डेफिनेशन या एल्गोरिदम को बनाने के जो प्रोसेसेस हैं, जो नोटेशंस हमने किए थे पिछले लेक्चर्स में, वो भी इम्पॉर्टेंट है और एग्जांपल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। कोई पता नहीं आपकी 2 नंबर की एग्जाम्पल या आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी कोई ऐसा एल्गोरिदम वो जो है एग्जामिनर आपको दे दे, तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, तैयारी करनी है। और अब देखो बहुत ही इजी है, तैयार करना कोई मुश्किल नहीं। अगर आपको समझ आ जाए फार्मूला की टेक्निक की तो आप अच्छे तरीके से कोई भी एल्गोरिदम फॉर्म कर सकते हो, लिख सकते हो। तो आपने इसे तैयार करना है, ओके।
और ये जो हम लोग इम्पॉर्टेंट नोट्स कर रहे हैं, या जैसे मैंने आपको आज ये असाइनमेंट दिया, कोई पता नहीं एग्जामिनर आपको इन्हीं में से कोई एग्जाम्पल उठा के दे दे कि ट्रापेजियम का या जो है ट्रायंगल का एल्गोरिदम बनाएं, तो आप माइंड में ये नहीं सोचना आपने कि ऐसी कोई एग्जाम्पल तो बुक में दी हुई नहीं है। अगर आपने एग्जाम्पल यहाँ से प्रैक्टिस की होगी तो आप इजीली इसका एल्गोरिदम बना के एग्जामिनर को प्रेजेंट कर सकते हो पेपर में, और आपके अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं और आपका अच्छा इंप्रेशन कायम हो सकता है एग्जामिनर के आगे कि आपने इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा है और इसकी तैयारी की है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।